ठीक है बच्चों, लास्ट क्लास टॉपिक शुरू हो गया था पीरियोडिसिटी, राइट। और हम लोग बहुत अच्छे से इस बात को क्लियर कर चुके हैं पिछली क्लास में कि न्यूक्लियस का आउटर इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन पीरियड में किस तरीके से चेंज होता है और ग्रुप में किस तरीके से चेंज होता है। और उस टॉपिक के हेल्प से हम लोगों को एटॉमिक रेडियाई और एटॉमिक साइज के बारे में समझने में हेल्प मिला, राइट। हम लोग क्लियरली पॉइंट आउट कर चुके हैं कि जब हम किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो नंबर ऑफ सेल बढ़ता है और नंबर ऑफ सेल बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस का आउटर इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन कम होता जाता है। और जब न्यूक्लियस का आउटर इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन कम होगा तो सीधा सा मतलब है भाई साइज बढ़ेगा। जब हम किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नंबर ऑफ सेल सेम है। आपको बताया गया था जब नंबर ऑफ सेल सेम होना तो आप लोगों को न्यूक्लियर चार्ज पे पहुंचना है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, आउटर इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन बढ़ रहा है, साइज घटता जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ छोटी छोटी चीज़ों पे और बात करना था, क्योंकि कोई भी एटम जो है वो इंडिपेंडेंटली इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, वो अपने सराउंडिंग में अपने ही तरह के बहुत सारे एटम से घिरा हुआ है, किसी ना किसी फोर्स से घिरा हुआ है, राइट। और वो जो फोर्स है उसी से उस एटम का एक्चुअल साइज तय होता है, राइट। दो नियोन के एटम एक दूसरे के साथ बहुत लूजली इस तरीके से जुड़े हुए हैं और दो फ्लोरीन के एटम कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो ऐसा करने से न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है वो फ्लोरीन में थोड़ी कम हो गई है और किसके अंदर, नियोन के अंदर थोड़ी ज़्यादा है। तो इस चीज़ के बारे में हमने बात कर लिया था और एक अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट भी सामने आया था कि नोबल गैसेस का साइज लार्ज होता है, जो हम ट्रेंड के अंदर स्मॉल एक्सपेक्ट कर रहे थे। क्लियर हो गया। तो हमारा कल का जो टॉपिक था उसको मैं यहाँ क्विकली समरी के तौर पे लिख लेता हूँ, राइट। द पॉइंट इज अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस फॉर आउटर इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस फॉर आउटर इलेक्ट्रॉन। सीधा सा मामला है, इधर इंक्रीज हुआ अट्रैक्शन और इधर अट्रैक्शन डिक्रीज हुआ, राइट। और डिक्रीज क्यों हुआ? क्योंकि रीजन इधर नंबर ऑफ सेल बढ़े इसलिए, और इधर क्यों इंक्रीज हुआ अट्रैक्शन? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा इसलिए। ये एक जर्नल पॉइंट है जो आप सबके दिमाग में क्लियर हो, राइट। ग्रुप में और पीरियड को लेकर सीधा सा मामला है, ऊपर से नीचे किसका ट्रेंड है? ग्रुप का ट्रेंड है। और लेफ्ट टू राइट जो ट्रेंड है वो किसका ट्रेंड है? आपका पीरियड का ट्रेंड है, राइट। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करेंगे और वो है कि किसी भी एटम के द्वारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस पॉइंट के बारे में कि इलेक्ट्रॉन को वो लॉस करेंगे तो हमें क्या बात करना है, गेन करेंगे तो कौन आसानी से लॉस करेगा, कौन आसानी से गेन करेगा। आप लोग एक बात देखिए ध्यान से कि लिथियम सोडियम इन दो एलिमेंट में, दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लिथियम 2-1, न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन, और सोडियम न्यूक्लियस और कॉन्फ़िगरेशन 2-8-1 है, सो 2, 8 और 1। बहुत ध्यान से समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है 2-8-1। अब प्रश्न आता है कि किसमें से रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इजी है, लिथियम में से इलेक्ट्रॉन या फिर सोडियम में से? तो आप लोग देखिएगा भाई कि यहां इस न्यूक्लियस के अंदर आउटर इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पास है न्यूक्लियस के तो ज़्यादा खींचेगा। जबकि यहां पर इस केस में न्यूक्लियस का आउटर इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन पहले की तुलना में थोड़ा कम हो गया। तो मामला यह आता है भाई कि सोडियम इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, किसकी तुलना में? लिथियम की तुलना में। पॉइंट क्लियर है, राइट। तो इसका मतलब यह हुआ कि सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन लिथियम। पॉइंट क्लियर है भाई, सोडियम लिथियम से ज़्यादा रिएक्टिव है। क्यों है सोडियम लिथियम से ज़्यादा रिएक्टिव? क्योंकि भाई सोडियम जो है वो इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव कर पा रहा है, किसकी तुलना में? लिथियम की तुलना में। लेकिन अब इस कहानी को एक दूसरे नज़रिए से समझिए कि जो लिथियम आपको यहाँ दिखाई दे रहा है वो इंडिविजुअली मौजूद लिथियम एटम है, अकेला लिथियम एटम। जो सोडियम यहां दिखाई दे रहा है वो अकेला सोडियम एटम है,
लेकिन नेचर में जो सोडियम मौजूद है वो अकेला सोडियम एटम नहीं है। अकेले के लिए हम लोग आइसोलेट, आजकल बड़ा प्रचलन में एक शब्द आइसोलेशन, राइट। और क्योंकि कोरोना के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति इससे सफ़र होता है तो उसको आइसोलेट रखा जाता है, अकेला रखा जाता है, ताकि वो दूसरे को अफेक्ट ना कर पाए। क्लियर हो गया? तो आइसोलेट का मतलब है अकेला, राइट। दो बातें हैं, सोडियम एटम अकेला आइसोलेट सोडियम एटम और सोडियम, दोनों की रिएक्टिविटी में बहुत डिफरेंस है, राइट। और क्या डिफरेंस है समझिए ध्यान से, कि अगर आप लोगों को यह पूछा जाए कि लिथियम और सोडियम की रिएक्टिविटी की तुलना करो, तो आपको पता है भाई लिथियम नेचर में मौजूद एक मेटल है जो ढेर सारे लिथियम एटम्स के साथ मेटलिक बॉन्ड से जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, कि लिथियम को इतना हीट देना पड़ेगा कि लिथियम जो है वो सबलाइम कर जाए, क्योंकि जब सब्लिमेशन होगा तो लिथियम गैस में बदलेगा, और जब लिथियम गैस में बदलेगा तभी वो आइसोलेट हो पाएगा, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत वीक हो गया है उस समय। और थोड़ा सा हीट देते ही वो क्या हो जाएगा, आइसोलेट हो जाएगा, अलग अलग हो जाएंगे सारे लिथियम एटम। पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट, फिर इस आइसोलेटेड, ये भी 2 और 1 था, ये भी 2 और 1 था, इसको कुछ हीट फिर से दी जाएगी, और इसको जब हीट दी जाएगी तो ये लिथियम अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और किस में बदलेगा, लिथियम पॉजिटिव, और अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई 2। पॉइंट क्लियर है। दूसरी तरफ लिथियम जो है ना, वो लिथियम गैसियस आयन में नहीं बदलेगा, वो एक्वस आयन में बदलेगा किसी भी रिएक्शन में। ध्यान रखिएगा, आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा है, जब आप 10th क्लास में क्या कर रहे थे, NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे थे, तो आप सबको पता है Na पॉजिटिव एक्वस सॉल्यूशन है, Cl नेगेटिव एक्वस मौजूद है, ये Na सॉलिड में बदलेगा और ये Cl2 गैस में बदलेगा। यानी पूरा क्वेश्चन या तो किसी के नेचुरल स्टेट से उसके एक्वस स्टेट तक जाएगा, या फिर उसके एक्वस स्टेट से उसके नेचुरल स्टेट तक जाएगा। आपको किसी को बीच में नहीं छोड़ना है। किसी भी एलिमेंट के अंदर अगर आप लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करो तो उस एलिमेंट को पहले आइसोलेट कीजिए, फिर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालिए और फिर उसको एक्वस स्टेट में बदलिए। इन 3 स्टेप पर जाकर उसकी रिएक्टिविटी तय होगी। क्लियर हो गया? तो यही मामला आपका कहाँ रुक गया भाई, आपको ये काम करना है किसमें, 3 पॉइंट पर। तो एक्वस स्टेट में जाएगा तो सीधा सा मतलब है ये वाटर के साथ इंटरेक्ट करेगा, और लिथियम पॉजिटिव किस में बदल गया, आपका एक्वस में, राइट। अब देखिए यहां सॉलिड को गैस में बदला है, एनर्जी देनी पड़ी, गैस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला है, कोई चीज बाहर निकाली है तो भी एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन लिथियम पॉजिटिव ने वाटर को जोड़ा है, सीधा सा मतलब है यहां पर जो एनर्जी है वो रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी। यानी इन 2 स्टेप पर एनर्जी देनी पड़ी, इस स्टेप पर एनर्जी रिलीज होगी। क्लियर है? यही मामला हम किसके साथ करते हैं, सोडियम 281 हीट दो, सोडियम गैस 281 और फिर सोडियम पॉजिटिव, राइट, दैट इज 28। क्लियर हो गया? और फिर सोडियम पॉजिटिव जो गैस स्टेट में है उसमें वाटर जोड़िए, सोडियम पॉजिटिव एक्वस। फिर से वही मामला, 3 स्टेप पे जाके सोडियम किस में बदला है, सोडियम पॉजिटिव। तो जब रिएक्टिविटी की बात होगी ना भाई, तो आप लोगों को एक स्टेप पे बात नहीं करना है, किस पे बात करना है, लिथियम से लिथियम गैसियस स्टेट, लिथियम गैसियस स्टेट से लिथियम पॉजिटिव गैसियस स्टेट, और लिथियम पॉजिटिव गैसियस स्टेट से लिथियम पॉजिटिव एक्वस स्टेट। यही मामला यहाँ पर बात करना है। इस चैप्टर के अंदर आप लोगों को केवल इतना पढ़ना है, यानी किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसके बारे में बात करना है। इसके बारे में आगे अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, इसके बारे में भी अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, तब जाकर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। पॉइंट क्लियर है कि आपको यहाँ क्या पढ़ना है, आपको सिर्फ क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना है। इसका मतलब यह है कि जब आप इस टॉपिक पे जाओगे तो आप उससे पहले एक स्टेप से गुजर चुके हो, उस एटम को आइसोलेट कर चुके हो,
मामला गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन पे आता है, और वही मामला है कि F2 और Cl2। तो F2 सबको पता है, फ्लोरीन की बात करो तो फ्लोरीन F नहीं होता है नेचर में, फ्लोरीन किस में होता है, F2। सबसे पहले F2 को आइसोलेट किया जाएगा, इसका बॉन्ड भी तोड़ा जाएगा और इसको अकेले F में बदला जाएगा। राइट, के अंदर दो अलग अलग F हो गए हैं, मैं किसी एक की F के बारे में बात कर रहा हूँ। राइट, या यहाँ हाफ F2 लिख देता हूँ। राइट, क्योंकि हाफ F2 एक F में बदल सकता है। उसके बाद ये जो F है ये आइसोलेटेड गैसियस एटम है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s1, और फिर इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाएगा F नेगेटिव, ये क्या हो गया 2s8, स्टिल इट इज इन गैसियस स्टेट, और फिर इसका वाटर के साथ इंटरेक्शन होगा, दैट इज F नेगेटिव इन एक्वा स्टेट। क्लियर है मामला। इसका मतलब ये हुआ कि अगर फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो यूं ही गेन नहीं करेगा, क्योंकि 10th तक हम कुछ और सोच रहे थे, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पूरा स्टूडेंट जो है ना वो इस टॉपिक को कंप्लीट भी कर लेता है, चैप्टर भी पूरा हो जाता है, लेकिन उसको ये बात मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन लेगा कौन और देगा कौन। और हम जिस एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, स्टेज पर जिस एनर्जी के बारे में बात करेंगे, वो आखिर कौन सा एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्लियर कीजिए। इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ इतने पॉइंट के बारे में बात करेंगे, यानी किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम के द्वारा जब इलेक्ट्रॉन गेन किया जाएगा तो जो एनर्जी चेंज है उसके बारे में बात करेंगे। राइट, और रिएक्टिविटी तय करने का काम ये तीनों एनर्जी, तीनों कॉम्बिनेशन, यानी मॉलिक्यूल को गैसेस आइसोलेटेड गैसेस एटम में बदलना, फिर आइसोलेटेड गैसेस एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन गेन करना, और फिर आपका गैसेस आयन के द्वारा एक्वस आयन में बदलना, रिएक्टिविटी ये तीनों मिलकर तय करेंगे। Cl2, Cl गैस, Cl नेगेटिव गैस और Cl नेगेटिव एक्वस। राइट, इस चैप्टर में हम केवल इस पॉइंट पर बात करेंगे, यानी किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम के द्वारा गेन करने, इलेक्ट्रॉन को गेन करने पर एनर्जी में क्या चेंज आता है। और दोबारा क्लियर कर रहा हूँ, रिएक्टिविटी इन दो पॉइंट्स पे डिपेंड करती है, सॉरी इन तीनों पॉइंट्स पे डिपेंड करती है। किस पॉइंट पर, मॉलिक्यूल 2 है आइसोलेटेड गैसियस एटम, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय आइसोलेटेड गैसियस एटम, एंड हाइड्रेशन विद वाटर इन द फॉर्मेशन ऑफ एन एक्वस आयन। राइट, यहाँ पर जो चेंज आ रहा है उन तीनों के ऊपर रिएक्टिविटी डिपेंड करती है। होपफुली द पॉइंट इज क्लियर। तो एक बात टॉपिक को पढ़ने से पहले दोबारा क्लियर करते हैं कि जब भी हम रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो हम लोग समझ लीजिए, कोई भी आपसे पूछ ले कि सोडियम की रिएक्टिविटी। राइट, अब सोडियम की रिएक्टिविटी का मतलब आपके पास सोडियम मेटल है भाई, आइसोलेटेड सोडियम एटम नहीं है। तो सोडियम मेटल को आइसोलेटेड सोडियम एटम में बदलना, फिर आइसोलेटेड सोडियम एटम से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना, फिर जो आयन बनेगा सोडियम का गैसियस आयन, उसका वाटर के साथ इंटरेक्ट करके और एक्वस आयन बनाना। इस पूरे फिनोमिना पे बात करेंगे। राइट, और इस चैप्टर के अंदर हम केवल क्या बात करेंगे, किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना। इसका सीधा सा मतलब है कि अब मैं इस कहानी को यहां तक सीमित रख देता हूं। क्लियर है पॉइंट, दिस इज आवर पॉइंट। और यहां भी इसी पे आ जाते हैं हम, बाकी चीजें मिटा देते हैं और हमारा मामला आखिर हो गया इस पे। राइट, थोड़ा जब आगे चलेंगे तो हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स, जहां पर आप लोग बहुत डिटेल में एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में बात करोगे। राइट, यहां पर एक पॉइंट क्लियर करता हूं मैं, और वो पॉइंट ये है भाई कि अगर किसी भी प्रोसेस के अंदर, चलो दोबारा लिखेंगे इनको, पहले थोड़ा एनर्जी पे हल्का सा बात कर लेते हैं। अगर किसी भी प्रोसेस के अंदर एनर्जी रिक्वायर्ड है, यानी हीट की जरूरत है, राइट, और हीट की जरूरत भी इस तरीके से, क्योंकि बहुत सारी रिएक्शन ऐसी होती है जिनमें हीट की जरूरत भी होती है और हीट रिलीज भी होती है। राइट, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है का मतलब क्या है कि एनर्जी की रिक्वायर्ड है 50 जूल रिएक्शन को होने के लिए, तो या तो हीट बाहर ना निकले प्रोडक्ट बने, तो इसका मतलब ओवरऑल 50 जूल एनर्जी रिक्वायर्ड है, यानी एनर्जी रिलीज्ड रिएक्शन के दौरान एनर्जी रिक्वायर्ड 50 जूल, एनर्जी रिलीज्ड 0 जूल। इसका मतलब ओवरऑल एनर्जी रिक्वायर्ड है। राइट, ऐसी प्रोसेस को
केमिस्ट्री में हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और जब रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो चेंज इन एंथैल्पी, अब ये एंथैल्पी शब्द आपके लिए एक नया शब्द है, राइट। आप लोग जिसको एनर्जी कह रहे हो ना, उस एनर्जी की कंडीशनल फॉर्म, यानी कुछ टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट करके, अभी उस पर जाना नहीं चाह रहा, यानी ये समझ लो कंडीशनल एनर्जी को ही मैं एंथैल्पी कह रहा हूँ। एनर्जी कहीं भी हो सकती है, एंथैल्पी कुछ स्पेशल कंडीशंस में जो एनर्जी होती है उसे कहते हैं, राइट। तो एंडोथर्मिक है तो उस समय जो एंथैल्पी है उस एंथैल्पी को रिप्रेजेंट किया जाता है H से, और एंथैल्पी चेंज को रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा H से। तो जो एंथैल्पी चेंज है उसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है भाई। डिटेल में आपको थर्मोडायनेमिक्स में समझाया जाएगा, लेकिन ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगर किसी भी प्रोसेस में एनर्जी रिक्वायर्ड है, राइट, तो वो प्रोसेस एंडोथर्मिक होगी। एंथैल्पी चेंज जो है जिसको डेल्टा H का मतलब एंथैल्पी, राइट, उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। ये समझना जरूरी है आखिर तुम्हें, क्योंकि बार बार मैं पॉजिटिव शब्द का इस्तेमाल करूंगा तो आपके लिए क्लियर होना चाहिए आखिर इस पॉजिटिव का मतलब क्या है, राइट। मान लीजिए रिएक्शन में एनर्जी रिक्वायर्ड 50 जूल है और एनर्जी रिलीज 10 जूल है, यानी प्रोसेस के दौरान 50 जूल हीट दी गई, 10 जूल रिलीज हुई, मतलब ओवरऑल 40 जूल रिक्वायर्ड है। स्टिल द प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, राइट। एंथैल्पी चेंज में डेल्टा H पॉजिटिव है, राइट, क्लियर है। और जहां भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है प्रोसेस एंडो आपका, तो समझ लीजिए कि एंडोथर्मिक प्रोसेस जिसको कह रहे हो वहां टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होगा। उसको भी लिख देता हूं, टेम्परेचर डिक्रीज होगा, यानी आपका क्या होगा, कूल होगा, ठंडा हो जाएगा, जी जी, राइट। टेम्परेचर जहां घटता है वहां कूल हो जाता है। चलिए, अगर रिक्वायर्ड एनर्जी 50 जूल है और रिलीज हो रही है 30 जूल, अब भी ओवरऑल एनर्जी रिक्वायर्ड है, 20 जूल एनर्जी की रिक्वायर्ड है, ओवरऑल 20 जूल एनर्जी यूज हुई है, इसका मतलब प्रोसेस एंडोथर्मिक है, एंथैल्पी चेंज डेल्टा H पॉजिटिव है। अगर मान लीजिए 50 जूल एनर्जी रिक्वायर्ड है और 50 जूल ही रिलीज होगी, सो देयर इज नो चेंज इन एनर्जी, राइट, देयर इज नो चेंज इन एनर्जी, प्रोसेस इज नॉट स्टिल एंडोथर्मिक, प्रोसेस अब एंडोथर्मिक नहीं है। क्लियर है पॉइंट, ओके। अगर मान लीजिए रिक्वायर्ड तो है 50 जूल और रिलीज हो रही है 60 जूल, इसका मतलब भाई 10 जूल एनर्जी रिलीज हो गई। 10 जूल एनर्जी रिलीज होते ही प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा, सॉल्यूशन या कोई भी प्रोसेस टेम्परेचर इंक्रीज करते ही गर्म हो जाएगा, हॉटनेस बढ़ेगी, राइट। एक्सोथर्मिक है, एंथैल्पी चेंज डेल्टा H का वैल्यू नेगेटिव होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब जहाँ एनर्जी रिक्वायर्ड है ओवरऑल वहाँ डेल्टा H पॉजिटिव एंडोथर्मिक, और जहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है ओवरऑल वहाँ पर डेल्टा H नेगेटिव, चेंज इन एंथैल्पी नेगेटिव। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक का? अगली क्लास में बड़ा ज़रूरत पड़ेगा इस पॉइंट का, तो इसको भी बहुत अच्छे से समझना। जहाँ पर एनर्जी रिक्वायर्ड है वहाँ डेल्टा H पॉजिटिव, जहाँ एनर्जी रिलीज हो रही है ओवरऑल वहाँ पर डेल्टा H नेगेटिव है। तो ये पॉइंट अच्छे से क्लियर कर लीजिए, राइट। इससे आगे बात करिए। अब समझिए ध्यान से, दो अलग अलग केस थे। एक था आपका सोडियम, आइसोलेटेड गैसियस एटम, और कॉन्फ़िगरेशन 281 है, इलेक्ट्रॉन निकालना है। हमें पता है भाई कोई चीज़ निकालना है ना तो एनर्जी देनी पड़ेगी। सो यहाँ पर हम कुछ एंथैल्पी देंगे, एनर्जी देंगे, और एनर्जी देते ही आपका सोडियम गैसियस आयन में बदल जाएगा, और दैट द कॉन्फ़िगरेशन विद 28 दिस हैपन, राइट। दूसरी तरफ फ्लोरीन, आइसोलेटेड फ्लोरीन है, आइसोलेटेड है, राइट, एंड द कॉन्फ़िगरेशन इज 27, electron is added. So when electron is added, when something is added, energy is released. ध्यान रखना, when you want to remove anything, when you want to break the bond, energy is required. जब आपको कोई भी चीज़, मान लीजिए एक बॉन्ड है, इसको तोड़ना है, so definitely energy is required. And when something is added, right, कितना भी कोई चीज़ ऐड कीजिए,
सीधा सा मतलब है एनर्जी रिलीज होगी उस केस के अंदर। तो यहां पर क्या हो रहा है भाई, निकालना है इलेक्ट्रॉन, एनर्जी रिक्वायर्ड है। पॉइंट क्लियर है? सो एनर्जी रिक्वायर्ड, पॉइंट क्लियर? सो दैट मिनिमम एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड, क्योंकि मान लीजिए 20 जूल चाहिए तो 19 जूल पे तो बात बनेगी नहीं, 19.9 पे भी नहीं बनेगी, और 21 दे दोगे तो 20 जूल ही चाहिए। इसका मतलब वो मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड है, राइट। यहाँ पर बात कीजिए, इलेक्ट्रॉन ऐड किया गया, इलेक्ट्रॉन ऐड करते ही फ्लोरीन नेगेटिव गैसेस में बदला, और व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड एनर्जी इज रिलीज्ड। सो दिस इज एनर्जी दैट इज रिलीज्ड, राइट। अब मामला आ जाता है भाई एनर्जी रिलीज्ड, दिस एनर्जी रिलीज्ड। अब एनर्जी जो रिलीज है उसको मैक्सिमम मानेंगे। मैक्सिमम क्यों मानेंगे भाई? मान लो एक केस था जिसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, एनर्जी रिलीज होना शुरू हो गया, अभी जुड़ा नहीं, थोड़ा और पास आया तो और एनर्जी रिलीज हुई, और जब वो जुड़ गया तो मैक्सिमम रिलीज हो गई, क्योंकि जितना नज़दीक आता जाएगा वैसे वैसे एनर्जी रिलीज होना शुरू हो जाएगी, राइट। और जैसे ही जुड़ेगा उसके बाद जितना रिलीज होना है वो रिलीज हो जाएगी। सो दैट मैक्सिमम एनर्जी रिलीज, यानी required energy minimum and released energy maximum. So this energy is known as ionization enthalpy. Ionization enthalpy. ध्यान समझिए, what is ionization enthalpy? The minimum energy required to remove the most loosely bound electron, सबसे आउटर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से सबसे आउटर इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए, दैट एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एंड द मैक्सिमम एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। समझ रहे हो? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, राइट। डेल्टा एच एंथैल्पी के चेंज के लिए ई और जी भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्लियर हो गया, राइट। और सीधा सा मामला है भाई कि मोस्ट ऑफ द केसेस एनर्जी रिक्वायर्ड है, सबको पता है, तो पॉजिटिव होगी, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एनर्जी रिलीज हो रही है, इसका मतलब इस केस को क्या मान के चलोगे? नेगेटिव, राइट। तो यूं पॉइंट क्लियर हो गया कि एक जर्नल ट्रेंड ये कहता है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी रिक्वायर्ड है, डेल्टा एच पॉजिटिव होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिलीज्ड है, सीधा सा मतलब है डेल्टा एच नेगेटिव होगा। और अगर कहीं भी एक्सेप्शन के तौर पे पॉजिटिव हो गया तो हम बात करेंगे आखिर क्यों हो गया पॉजिटिव, होना तो नहीं चाहिए था, होना तो क्या चाहिए था, राइट। आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी हम पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हम लोग नेगेटिव एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव के अलावा कुछ और हैं तो सीधा सा मतलब वो एक्सेप्शन है, उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। पॉइंट क्लियर है? दूसरी एक छोटा सा पॉइंट, इसका एक और नाम भी है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बंधुता, जुड़ जाना, बंधन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के नाम से ज़्यादा जानेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कह सकते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट दो क्लासेज में, पहली क्लास में हम लोग आयोनाइजेशन एंथैल्पी, दैट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड to remove the most loosely bound electron from an isolated gaseous atom is called ionization enthalpy, right? And electron gain enthalpy उससे अगली क्लास में बात करेंगे। So the maximum energy released when an electron is added, right? Electron is added to an isolated gaseous atom is called electron gain enthalpy और negative positive। आज का जो टॉपिक था वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी समझाना नहीं है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी समझाना भी नहीं है, केवल एनर्जी के बारे में बात करना है। नेगेटिव पॉजिटिव जुड़ेगा तो रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी, राइट? निकालने के लिए चाहिए या रिलीज होगी, उन सब प्रश्नों के जवाब आप लोगों को चाहिए तो फुली मिल गए होंगे, राइट? तो ये आज का जो क्लास है बेसिक क्लास था, राइट? इस बेसिक क्लास की हेल्प से आप लोगों को अगले टॉपिक को समझने में मदद मिलेगी, राइट? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास आयोनाइजेशन एंथैल्पी।